हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। अब अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था या प्रणाली होती है जिसमें किसी क्षेत्र या देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उसका उपभोग, उसका वितरण और उसका विनिमय होता है। तो इसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पर है, तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार है आपको पता है? हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर अब हम देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने यानी कि टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम आर्थिक कार्यों के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम 3 क्षेत्रों की तुलना करेंगे, यानी कि इन तीनों क्षेत्रों की तुलना की जाएगी। इसके बाद हम भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन देखेंगे और सबसे अंतिम में हम स्वामित्व आधारित क्षेत्रक यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहले टॉपिक यानी कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक क्या है? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आर्थिक कार्य क्या होते हैं। तो आर्थिक कार्य इसके नाम से पता चलता है कि जिससे हमें आय प्राप्त होती है, धन प्राप्त होती है, उसी कार्य को हम लोग आर्थिक कार्य कहते हैं। तो मानव द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं जिनसे कि उन्हें आय यानी कि धन प्राप्त होता है और इन्हीं धन से वे अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसी कार्य को हम लोग आर्थिक कार्य कह सकते हैं। जिसमें कि मछली पकड़ना, खेती करना, परिवहन करना, टीचर, ये सभी जो कार्य है ना, ये सभी आर्थिक कार्य के ही अंडर आते हैं। अब आगे देखते हैं क्षेत्रक के बारे में। हमने आर्थिक कार्य के बारे में तो पढ़ा, लेकिन अब आर्थिक कार्य के क्षेत्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्थिक कार्य के क्षेत्रक क्या है? अब क्षेत्रक क्या है वो जानते हैं पहले। जितनी भी आर्थिक क्रिया हम करते हैं उन्हें कुछ मानदंड के आधार पर समूह में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो इन समूहों को ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्रक कहते हैं। अब इन क्षेत्रकों को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, जिसे कि इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। लास्ट में है तृतीय क्षेत्रक यानी कि टेरिटरी सेक्टर। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्रक को देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्रक एक प्रकार का ऐसा क्षेत्रक है जिसमें कि हमें प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन के द्वारा ही हम इस क्षेत्र में उत्पादन करते हैं। जिसमें कि खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी, मछली पकड़ना, ये सभी क्या है? ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। और हम खेती करने के लिए भी क्या प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर रहते हैं। ये जो क्षेत्रक है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके ही इस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, कपास। कपास क्या है? एक मौसमी फसल है। अब फसल प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होती है, जैसे कि पानी में, सूर्य के प्रकाश, ये सभी क्या फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक संसाधन है। अब इस फसल के निर्माण और इसकी वृद्धि के लिए हमें मुख्यतः ना कि पूर्णतः प्राकृतिक कारक जैसे कि वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर आश्रित रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, जो कि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। वैसे ही दूध और खनिज भी प्राकृतिक उत्पाद ही है। तो वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, इसे हम प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि के नाम से जानते हैं। और यह क्षेत्रक क्या है? यह क्षेत्रक सभी वस्तु के उत्पादन का एक आधार बनती है, यानी कि इस क्षेत्रक से जितनी भी वस्तुएं बनेगी उनके कच्चे माल प्राथमिक क्षेत्रक से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर चीनी और गुड़ का निर्माण, तो ये कैसे निर्माण होगा? इसका निर्माण गन्ने से होगा और गन्ना सफाए जाते हैं, तो ये क्या है? प्राथमिक सेक्टर का कार्य हुआ, खेती। तो इसमें क्या बताया गया है कि जितने भी वस्तुओं का निर्माण होगा वो सभी प्राथमिक क्षेत्रक से ही प्राप्त
किए जाते हैं, इसीलिए प्राथमिक क्षेत्रक इनका क्या है, आधार है। और इन क्षेत्रकों को हम कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है चीज़ों का निर्माण कृषि के उत्पादन द्वारा, वस्तुओं से और डेयरी से बनाए जाते हैं। यहाँ हमने प्राथमिक के बारे में समझा, अब हम द्वितीयक क्षेत्र के बारे में समझते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्रक एक प्रकार का ऐसा क्षेत्रक है जो कि प्राथमिक के बाद आता है, यानी कि इस क्षेत्रक के लिए हमें प्राथमिक क्षेत्रक की आवश्यकता रहेगी। जैसे कि कपास, कपास क्या है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम रेशों का निर्माण करते हैं और रेशों के इस्तेमाल से हम कपड़ों का निर्माण करते हैं। वैसे ही लकड़ी का इस्तेमाल करके हम टेबल चेयर का निर्माण करते हैं। वैसे ही जो दूध है, दूध का इस्तेमाल हम पनीर, घी, मक्खन, दही इन सभी को यूज़ के लिए करते हैं। तो ये हुआ ना द्वितीयक क्षेत्रक में। तो इस क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तु का विनिर्माण करके अन्य रूप में क्या बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। यह क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का कदम होता है, यानी कि बाद का स्टेप होता है। विनिर्माण का कार्य किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में भी किया जा सकता है, हो सकता है। यह क्षेत्र क्या है, विभिन्न प्रकार के उद्योग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब उद्योग से जुड़ा, जैसे कि अगर हम कपड़े का निर्माण करें तो इसके लिए हम सबसे पहले प्राथमिक सेक्टर से क्या करेंगे, कपास खरीदेंगे। अब इसका निर्माण एक फैक्ट्री में ही किया जाएगा, घर में तो होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए मशीनों की आवश्यकता होती है जो कि एक फैक्ट्री में होता है। तृतीयक क्षेत्रक क्या है, तो तृतीयक क्षेत्रक एक प्रकार का ऐसा क्षेत्रक होता है जो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक से भिन्न होता है, क्योंकि इस क्षेत्रक का कार्य होता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, बनाए जाते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजना, यानी कि उन्हें मार्केट या फिर उपभोक्ता तक भेजना, यही इसका कार्य है। और साथ ही साथ कुछ सेवाएं भी इस क्षेत्र में की जाती है, जैसे कि ट्रक यानी कि परिवहन कार्य, टीचर, लॉयर, बैंक कार्य और ट्रेन, रेलगाड़ी, ये सभी क्या है, ये सभी इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो यह क्षेत्रक जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा बनाए गए जो उत्पाद है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का भी कार्य करती है, यानी कि इनका इसमें सहायक पड़ती है। यानी कि यह क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में कार्य करती है। यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक क्या है, तीसरी कोटि है। यह क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में भी मदद करती है, क्योंकि यह उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाजारों तक पहुंचाती है, जिससे कि लोग इसे खरीदते हैं। अगर परिवहन अगर तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के लिए कार्य करेगा ही नहीं, तो इनके सामान को कौन ले जाएगा। तो परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवा, व्यापार तृतीयक क्षेत्र के ही कुछ उदाहरण हैं। ये क्षेत्रक वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि ये वस्तुओं का निर्माण नहीं करती है बल्कि सेवाएं देती है, इसलिए इसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्रक में शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील ऐसे ऐसे सभी सेवाएं जो कि व्यक्तिगत हो उपलब्ध कराती है, वो प्रशासनिक और लेखाकरण कार्य भी इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। वर्तमान समय में यानी कि अभी के समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नई सेवाएं जैसे कि इंटरनेट कैफ़े, एटीएम, बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना किस प्रकार की जाती है। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्र, ये तीन प्रकार के क्षेत्रक है। अब इनकी तुलना के बारे में देखते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तु और सेवाओं का क्या होता है, उत्पादन होता है। इन क्षेत्रकों में पर्याप्त संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, यानी कि
कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें कि रोजगार और उत्पादन अधिक होता है, वहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जिसमें कि रोजगार और उत्पादन कम होता है, इसलिए ये छोटे आकार के क्षेत्र कहलाते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे की जाती है और कुल उत्पादन हम कैसे निकालते हैं, ये जानते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर हमें उनके मूल्य का योग करना चाहिए। जैसे कि यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ को अगर 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य क्या होगा, 80,000 रुपये होगा। ऐसे ही अगर 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 होगा। इसी तरह तीनों क्षेत्रकों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और इसके बाद योगफल प्राप्त किया जाता है। लेकिन उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं, केवल अंतिम वस्तु और सेवा की ही गणना औचित्य माना जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक किसान क्या है, किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचेगा। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को यह आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। और जो बिस्किट कंपनी होती है वो आटे के साथ चीनी, तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करके बिस्किट के 4 पैकेट 5 पैकेट बनाते हैं और इसे बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपये में बेचती है। तो यह बिस्कुट क्या हुआ, यह बिस्किट इसका अंतिम उत्पाद हुआ। यानी कि इस उदाहरण में यह बताया गया है कि जो अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। यानी कि ये जो गेहूं और आटा है वह एक मध्य वस्तु है, ठीक। और ये मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तुओं सेवाओं में के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। यानी कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है, ऐड होता है। जैसे कि बिस्कुट के मूल्य में 60 रुपये था तो इसी में आटे का मूल्य यानी कि 10 रुपये पहले से ही शामिल है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उसे वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की हमें क्या जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के द्वारा उत्पादनों के योगफल को हम देश की क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसे कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, योगफल होता है। अब जीडीपी क्या है, अर्थव्यवस्था की विशालता को दर्शाता है और हमारे भारत में जीडीपी मापन जैसा जो कार्य है कठिन, ये क्या करता है, ये केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं के विभिन्न जो सरकारी विभाग हैं उनकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित जो सूचना होती है उनको प्राप्त करते हैं, उनसे मांगते हैं और तब वो जीडीपी का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अब पढ़ते हैं कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या था, ठीक। तो विकसित देशों के इतिहास में अगर हम देखें तो विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी में प्राथमिक क्षेत्र की जो आर्थिक सक्रियता थी वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया वैसे वैसे पहले की तुलना में अधिक उत्पादन होने लगा और बहुत से लोग जो है वो दूसरे कार्य में भी लगने लगे, जैसे कि शिल्पी और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासन और सैनिक कार्य यानी कि तृतीय क्षेत्र में कार्य करने लगे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित जो वस्तुएं हैं वो प्राथमिक उत्पाद ही थी। यानी कि जितनी भी वस्तुओं का निर्माण करना होता था वो प्राथमिक सेक्टर से ही लिया जाता था, जो प्राथमिक सेक्टर से आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में क्या करते थे, रोजगार करते थे। लंबे समय यानी कि 100 वर्ष से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका क्या हुआ, प्रसार होने लगा।
जो लोग खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग कारखानों में काम करने लगे, यानी कि वो खेती करने के बजाय कारखानों में मजदूरी करने लगे थे। कारखाने में सस्ते दरों में वे उत्पादित जो वस्तुएं थे उनका उपयोग करते थे, उन्हें खरीदते थे और कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः परिवर्तन हुआ और कुल उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया, वह बहुत आगे बढ़ा और अधिकांश जो श्रमजीवी लोग थे वह क्या है, वह सेवा क्षेत्र के ही कार्य अभी करते हैं। अभी के समय में देखिए तो ज़्यादातर लोग सेवा क्षेत्र में हैं, यानी कि बैंकिंग में, रेलवे में, डॉक्टर, शिक्षक, ये सभी क्या है, ये सभी तृतीय क्षेत्र के कार्य है और ज़्यादातर लोग इसी क्षेत्र में अभी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का ये पहला टॉपिक ख़त्म होता है। बाकी ये जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।